नमस्कार, टीजी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं रमा त्यागी। शुरुआत कर लेते हैं हेडलाइंस के साथ। संसद को सुचारू रूप से चलाने पर पक्ष विपक्ष में बनी सहमति। स्पीकर के साथ फ्लोर लीडर्स की बैठक में हुआ फैसला। 13 और 14 दिसंबर को संविधान के मुद्दे पर होगी विशेष चर्चा। महाराष्ट्र में बीजेपी ने नियुक्त किए पर्यवेक्षक। विजय रूपाणी और निर्मला सीतारमण की मौजूदगी में होगा विधायक दल के नेता का चुनाव। नोएडा से दिल्ली की तरफ बढ़ रहे किसानों ने हटाई महामाया फ्लाईओवर की बैरिकेडिंग। बड़ी संख्या में पुलिस और रैपिड एक्शन फोर्स के जवान तैनात। जबरदस्त जाम से लोग परेशान। दिल्ली एनसीआर में ग्रैब 4 की पाबंदी लागू रहेगी या नहीं, 5 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट लेगा फैसला। AQI लेवल भी देखेगी अदालत। फेंजल चक्रवात के कारण पुदुचेरी और विलुपुरम में भारी बारिश के कारण बाढ़ जैसे हालात। कर्नाटक के बेंगलुरु, कोलार, चिकबल्लापुर समेत कई जिलों में भी येलो अलर्ट। और इस समय की बड़ी खबर आ रही है। लोकसभा अध्यक्ष द्वारा बुलाई गई है प्रमुख दलों के नेताओं की बैठक, जिसमें संसद को सुचारू रूप से चलाने पर सहमति बन गई है। तो कल से चलेगा संसद का सत्र। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू का ये बयान आया है और विपक्ष से आग्रह किया है कि वो सदन चलाने में सहयोग करें। बैठक में आम सहमति बन गई है और ये भी उन्होंने कहा है कल लोकसभा में हम पहला बिल पास करेंगे और राज्यसभा में भी कामकाज होगा। स्पीकर के साथ सभी फ्लोर लीडर्स की बैठक में ये फैसला हुआ है। 13 और 14 दिसंबर को संविधान के मुद्दे पर विशेष चर्चा होगी। 16 और 17 को राज्यसभा में चर्चा होगी। सभी दलों ने सदन की कार्रवाई चलाने को लेकर सहमति दे दी है। बैठक में आम सहमति बन गई है और किरण रिजिजू ने कहा है कि कल लोकसभा में हम पहला बिल पास करेंगे। लेकिन ये बड़ी खबर है कि सहमति बन गई है। शैलेंद्र मिश्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, क्या कुछ जानकारी है इस बारे में? ये अच्छी खबर है कि सहमति बन गई है। संसद का सत्र जिस तरह से चल रहा था और जिस तरह से जो कामकाज है बाधित हो रहा था लगातार, अब वो नहीं हो पाएगा। देखिए, आज जब दोनों सदनों की कार्रवाई विपक्ष के हंगामे के चलते स्थगित हो गई दिन भर के लिए, तब उसके बाद दोपहर में लोकसभा अध्यक्ष ने पहल की और बैठक बुलाई फ्लोर लीडर्स की लोकसभा के। और उस बैठक में तय हुआ कि जो भी कुछ मुद्दे हैं विपक्ष अपनी उस पर बात रखे, वो चर्चा चाहता है। सत्ता पक्ष ने पहले ही संकेत दिया था कि लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा सभापति जिस भी नियम के तहत चाहते हैं, नियमों के मुताबिक सत्ता पक्ष चर्चा के लिए तैयार है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर ये बात हुई कि सदन की कार्रवाई में गतिरोध न डाला जाए और एक सहमति बने। चूँकि पूरा हफ्ता, पिछला हफ्ता हम देखें कि 4 दिन लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई में बाधा आई। आज भी लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई नाम मात्र ही चल पाई। केवल पत्रावलियां सदन के पटल पर रखी जा सकी और एक बिल ही केवल पेश हुआ हंगामे के बीच लोकसभा में। आज विदेश मंत्री का बयान होना था चीन पर, लेकिन वो बयान नहीं हो पाया। और कई महत्वपूर्ण विधायी कामकाज भी दोनों सदनों में सूचीबद्ध थे, वो भी हम देख रहे हैं कि उस पर प्रगति नहीं हो पाई। प्रश्नकाल हम देख रहे हैं कि इस शीतकालीन सत्र के दौरान एक भी दिन देर तक नहीं चल पाया। एक दिन थोड़ी देर में महज 1 या 2 सवालों का जवाब ही हो पाया था। तो ऐसे में इस बात को लेकर सहमति बनी है कि कल से लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई सुचारू रूप से चले और विपक्षी जो सांसद है, विपक्षी दल है, वो इसमें सहयोग करें। उनकी जो मांग है, संविधान पर चर्चा की मांग आज को लेकर एक दल, विपक्षी दलों का एक प्रतिनिधिमंडल मिला था लोकसभा अध्यक्ष से, तो उसके लिए 2 दिन रख दिए गए हैं, जिसमें 13 और 14 दिसंबर उसमें संविधान पर चर्चा होगी और सभी दल के जो प्रमुख दल है उसके नेता उस चर्चा में हिस्सा लेंगे। इसके साथ ही साथ जो बाकी मुद्दे थे उनको भी एक तरह से सुलझाया गया है, उन पर एक सहमति बनाई गई है। तो अब हम कल से उम्मीद करेंगे, चूँकि संसदीय कार्य मंत्री ने इस बैठक के बाद आकर बाकायदा बयान भी दिया है, मीडिया से बातचीत भी की है कि एक सहमति बन गई है कल से संसद के सत्र के सुचारू रूप से चलने के। तो ये एक अच्छी खबर है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि संसदीय लोकतंत्र में हमेशा एक रास्ता रहता है बातचीत के जरिए टकराव खत्म करने का, और वही होता हुआ दिखाई दे रहा है। जब 5 दिन के टकराव या फिर 5 दिन के हो हंगामे के बाद
कल अब ये उम्मीद है कि लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई सुचारू रूप से चलेगी और विधायी कामकाज को लेकर तो प्रगति होगी ही, प्रश्नकाल में तमाम महत्वपूर्ण सवालों के जवाब भी दिए जाएंगे। बिल्कुल शैलेंद्र, आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि कौन कौन से दलों के बड़े नेता जो हैं इस बैठक में शामिल हुए, क्या कुछ बातें रखी गई और क्या कुछ वजह थी जो सामने आई कि लगातार इतना बड़ा नुकसान जो है वो संसद के न केवल जो कार्य व्यवहार है उसका हुआ, बल्कि लोकहित के जो बहुत सारे मुद्दे हैं उनको भी एक नुकसान इससे पहुंचता है। ये देखिए, सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों की एक सामूहिक जिम्मेदारी होती है कि वो सदन की कार्रवाई चलाने में सहयोग करे। केवल सत्ता पक्ष या केवल विपक्ष की ये जिम्मेदारी नहीं होती है। और जब इस तरह के संकेत दिए गए कि जो भी मुद्दे हैं जिन पर विपक्ष अड़ा हुआ है चर्चा को लेकर, सिर्फ टकराव या फिर सहमति इस बात पर नहीं है बन पा रही है कि किस नियम के तहत चर्चा हो। चूंकि विपक्ष इस बात पर अड़ा हुआ था कि काम रोको प्रस्ताव यानी स्थगन प्रस्ताव के तहत लोकसभा और राज्यसभा में चर्चा होनी चाहिए, वही एक टकराव का मुद्दा दिखाई दे रहा था। क्योंकि सत्ता पक्ष पहले से ही विभिन्न मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार नजर आ रहा था, तो एक रास्ता दिख रहा था जिससे टकराव खत्म हो। और आज की जब बैठक हुई तब ये बात बहुत जोर शोर से रखी गई कि आपने खुद लोकसभा अध्यक्ष से आग्रह किया है कि संविधान पर चर्चा होनी चाहिए। चूंकि विपक्ष इस बात को बहुत लंबे समय से कहता रहा है, तो हमने देखा कि संविधान दिवस मनाने का काम बीजेपी केंद्र सरकार ने बहुत जोर शोर से किया। 2015 से इसका जब ऐलान किया गया और संविधान सदन में भी इस बार एक विशेष कार्यक्रम हुआ, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इस में मौजूद थी, उनका संबोधन हुआ। तो इस तरह से एक सहमति बनती दिखाई दी कि संविधान पर चर्चा में कोई दिक्कत नहीं है, पहले लोकसभा में 2 दिन और फिर राज्यसभा में उस पर चर्चा होनी चाहिए और उसके लिए समय मुकर्रर किया जाना चाहिए। तो ये तारीख तय कर दी गई, सत्ता पक्ष को उस पर कोई आपत्ति नहीं थी, विपक्षी दल भी उस पर सहमत थे। तब यह तय हुआ कि जब संविधान पर चर्चा के लिए सहमति बन गई है तो सदन चलाने को लेकर भी सहमति बननी चाहिए। तो निश्चित तौर पर अब देखना होगा, क्योंकि उस पर भी विपक्षी दलों ने एक सहमति जताई कि जिन मुद्दों को वो सदन में उठाना चाहते हैं उन्हें मौका मिलना चाहिए। लोकसभा अध्यक्ष ने आश्वासन दिया है कि नियमों के मुताबिक वो ये सुनिश्चित करने का प्रयास करेंगे कि सदन में विपक्षी सांसदों या विपक्षी दलों को मुख्य मुद्दे को उठाने का मौका मिले। तब उसके बाद एक सहमति बनी है लोकसभा और राज्यसभा में कि गतिरोध खत्म किया जाए और सदन की कार्रवाई सुचारू रूप से चलाई जाए। खुद संसदीय कार्य मंत्री ने इस बात की जानकारी दी है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि गतिरोध टूट चुका है फिलहाल लोकसभा और राज्यसभा में, और उम्मीद है कि कल से दोनों सदनों की कार्रवाई सुचारू रूप से चलेगी। बिल्कुल शैलेंद्र, ये इस मायने में बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है, सरकार की एक बड़ी सफलता कही जाएगी। जिस तरह से विपक्ष जो था लगातार अड़ा हुआ था कई मुद्दों पर और सदन जो है नहीं चलने दे रहा था, लेकिन सरकार जो है रणनीति के तहत, बातचीत के तहत विपक्ष को मनाने में सफल रही। ये देखिए, इसे कौन सफल हुआ कौन असफल हुआ उस परिप्रेक्ष्य में ना देखकर इस तरह से देखना होगा कि लोकसभा अध्यक्ष ने एक पहल की और उस पर सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ऑन बोर्ड नजर आए और दोनों की सहमति हुई कि सदन चलना चाहिए। सत्ता पक्ष जरूर ये कह सकता है कि वो तो पहले से ही कह रहा था कि उससे कोई आपत्ति नहीं है किसी मुद्दे पर चर्चा के लिए, और लेकिन इस तरह का जो रवैया था एक हठधर्मिता का विपक्षी दलों का, वो ठीक नहीं है। लेकिन चलो, ये आप एक सहमति बनी है लोकसभा और राज्यसभा को सुचारू रूप से चलाने की, और विपक्ष भी सहमत हुआ है कि संविधान पर वो चर्चा चाहता है, उस पर चर्चा का दिन भी तय हो गया है। तो ऐसे में अब कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बाकी जो मुद्दे हैं, संभल का मुद्दा हो या फिर अदानी का मुद्दा हो, वो किस नियम के तहत चर्चा हो सकती है, वो सदन में तय हो जाएगा। और उम्मीद यही है कि कल संभल पर हो सकता है लोकसभा में प्रश्नकाल के बाद प्रमुख दलों के सांसदों को बोलने का मौका मिले, या फिर उस पर कोई चर्चा प्रस्तावित हो। ये देखना होगा कि किस तरीके से उस पर चर्चा होती है। तो प्रमुख मुद्दों पर एक सहमति बनती हुई दिखाई दे रही है। यही वजह है कि सभी प्रमुख दल सहमत नजर आए हैं सदन को सुचारू रूप से चलाने को लेकर। वही जो आप हठधर्मिता की बात शैलेंद्र अभी कह रहे हैं, उसी हठधर्मिता को लेकर ही ये सवाल था, और इसी के तहत हम ये जानना चाहेंगे कि कितना नुकसान हुआ और अभी जो कल चर्चा होगी, कल जो है कौन से प्रमुख विषय हैं जो रखे जा सकते हैं उसके लिए। ये देखिए, सत्ता पक्ष की तरफ से विधायी कामकाज और तमाम जो महत्वपूर्ण सवाल पूछे जाते हैं लोकसभा और राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान, उसका जवाब महत्वपूर्ण होता है। कई बार मंत्री बयान देते हैं,
संबंधित मंत्रालयों की अहम जो प्रस्तावलियाँ हैं वो सदन के पटल पर रखा जाती हैं। विदेश मंत्री का बयान आज नहीं हो पाया संसद में, तो उम्मीद यही है कि कल वो सूचीबद्ध होगा फिर से और विदेश मंत्री एस जयशंकर चीन के मुद्दे पर बयान सदन में देंगे। एक लिखित जवाब में वो पूछे गए सवाल का तो जवाब दे ही चुके हैं पिछले हफ्ते, तो ये महत्वपूर्ण होगा। और जो आज बिल सदन में पेश हुआ है हंगामे के बीच लोकसभा में, हो सकता है कि कल उस पर चर्चा कराई जाए, जिसके संकेत आज संसदीय कार्य मंत्री ने दिए हैं। 2 और विधेयक हैं जो चर्चा पारित कराने के लिए सदन के पटल पर लोकसभा में रखे जाने हैं। राज्यसभा में भी 2 महत्वपूर्ण विधेयक है, वायुयान संशोधन विधेयक हो, ऑयल फील्ड से जुड़ा विधेयक हो, रेलवे संशोधन विधेयक है लोकसभा में। तो हो सकता है कि यही विधेयक कल चर्चा के लिए लाए जाएं या इन पर चर्चा कराकर इन्हें पारित कराने का प्रयास किया जाए। जहां तक किसी मुद्दे पर चर्चा का सवाल है, महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा का सवाल है, तो विपक्ष हो सकता है कि ये कोशिश करे कि कल संभल पर चर्चा हो, संभल में जो कुछ हुआ, दुर्भाग्यपूर्ण जो घटना हुई, उस पर चर्चा सदन के अंदर हो। बिल्कुल शैलेंद्र, नज़र बनाए रखिए। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और बुलेटिन में फिलहाल लेते हैं एक ब्रेक, आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के बड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। This is no ordinary sky. This is where legends are born. Step 1. Clear to space transition. Roger. Re-engaging heat. In the vast expanse above, the Indian Air Force reigns. Unseen, unstoppable, unmatched. Join the Indian Air Force to be a cut above. जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। यार अजय, लुक एट योर डैड। हम इस उम्र में ऐसे रहेंगे क्या? बिल्कुल रहेंगे, अगर पापा जैसी सही प्लानिंग की तो। जैसे कि मेरे पापा ने इन्वेस्ट किया LIC के जीवन अक्षय में, जो दे रहा है इमीडिएट और गारंटेड एन्युटी एट रेगुलर इंटरवल्स, जिंदगी भर के लिए। वाह, पर हमें तो इस एज तक वेट करना पड़ेगा ना? बिल्कुल नहीं, हमने तो अभी इन्वेस्ट किया है LIC के न्यू जीवन शांति में, जो हमें देगा डिफर्ड एन्युटी, मतलब कुछ साल बाद से रेगुलर इनकम। आई सी। LIC के एन्युटी प्लान्स विद एन्युटी ऑप्शंस और नियमित इनकम पाने में फ्लेक्सिबिलिटी भी। LIC हर पल आपके साथ। अनुभव कीजिए शुद्ध MDH बादाम रोगन का प्यार। त्वचा में समाए, हाइड्रेट करे, हर उम्र की त्वचा का पोषण करे। MDH बादाम रोगन, नेचुरल, टेंडर, प्योर। महाराष्ट्र में बीजेपी विधायक दल की बैठक से पहले आज पार्टी ने अपने पर्यवेक्षकों की नियुक्ति कर दी है। गुजरात के पूर्व CM विजय रूपाणी और केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण की मौजूदगी में बीजेपी के विधायक महाराष्ट्र में अपना नेता चुनेंगे। बीजेपी का नेता चुने जाने के बाद महायुति की बैठक होगी, जिसमें गठबंधन का नेता चुना जाएगा और फिर वही महाराष्ट्र की सत्ता संभालेगा। दिलचस्प बात यह है कि महायुति सरकार के शपथ ग्रहण समारोह की तारीख, समय और जगह सब तय हो चुके हैं, लेकिन मुख्यमंत्री के नाम पर सस्पेंस कायम है। नतीजे आए हुए करीब 10 दिन हो गए हैं। विशाल जीत के बावजूद बीजेपी की अगुवाई वाले गठबंधन ने अभी तक सरकार बनाने का दावा पेश नहीं किया है और न ही नए मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा की है। न तो शिंदे की, शिवसेना की और न ही बीजेपी और न ही अजित पवार की NCP की ओर से ये कहा गया है कि मुख्यमंत्री पद पर कौन बैठेगा, बल्कि फैसला PM मोदी पर छोड़ा गया है। और मुंबई से हमारे संवाददाता शिशिर शैलार हमारे साथ जुड़ चुके हैं और ज़्यादा जानकारी के साथ। शिशिर, बीजेपी ने 2 पर्यवेक्षकों की नियुक्ति कर दी है, अब उम्मीद है कि जल्दी ही मुख्यमंत्री का नाम सामने आएगा। बिल्कुल, देखिए, हालांकि ये कहा जा रहा है कि अब ये पर्यवेक्षक जो है ये मुंबई आएंगे। मुंबई में आने के बाद बीजेपी के विधायक दल की बैठक होगी। इस बैठक में मुख्यमंत्री पद के लिए कौन से नाम सामने आ रहे हैं, उन सभी नामों पर चर्चा होगी और उसके बाद जो है एक नाम तय किया जाएगा सर्वसम्मति से और वो विधायक दल का नेता बनेगा। और अगर देखा जाए तो वही जो है महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री भी वो चेहरा हो सकता है।
हालांकि पूरी प्रक्रिया होती है जिसके तहत अब जो है बीजेपी ये नाम घोषित करेगी, लेकिन ये पर्यवेक्षक मुंबई में कब तक आएंगे और विधायक दल की बैठक कब होगी, इस पर अब तक कोई स्पष्टता नहीं। हालांकि 5 तारीख घोषित कर दी है कि 5 तारीख को जो है शपथ ग्रहण समारोह मुंबई में होगा ज़रूर, लेकिन उससे पहले विधायक दल की बैठक आज होनी थी, जिस प्रकार से मीडिया में खबरें चल रही थी। लेकिन आज जो है पर्यवेक्षक के नामों की नियुक्ति हो चुकी है, तो हम कह सकते हैं कि अगले 1 से 2 दिन में जो है यह बैठक मुंबई में होगी, जिसके बाद विधायक दल का नेता का चयन होगा। हालांकि दूसरी ओर अगर देखा जाए महायुति के दोनों जो अलायड पार्टनर्स है, वहाँ तक शिवसेना की बात करें, एनसीपी की बात करें, दोनों ने भी अपने विधायक दल के नेता का चयन कर लिया है। एकनाथ शिंदे जो कि शिवसेना के विधायक दल के नेता है, तो अजित पवार जो है एनसीपी के विधायक दल के नेता है। हालांकि बीजेपी के विधायक दल के नेता चुनने के बाद इन तीनों नेताओं में बैठक होगी, चर्चा होगी, और उसके बाद जो है किस प्रकार से पूरा एक कैबिनेट होगा, इस पर भी जो है आगे की चर्चा हो सकती है। और ये कहा जा रहा है कि किस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूशन होगा, इस पर भी बात होगी। इस बारे की जानकारी जो है कल ही जो कार्यवाहक मुख्यमंत्री है एकनाथ शिंदे ने दी थी। उन्होंने कहा था कि फिर से एक बार जो है महायुति की बैठक होगी, और इस पूरे बैठक में जो है किस प्रकार से रूपरेखा होगी कैबिनेट की, वो जो है फैसला इस बैठक में लिया जाएगा। तो अगले 2 दिन अगर देखा जाए तो महाराष्ट्र के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे, जहाँ पे मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान होगा, तो वही कितने पार्टी को कितने कोटा जो है मिलने वाला है, ये भी बात जो है तय होने वाली है। बिल्कुल यही जानना चाहेंगे कि क्या कुछ फार्मूला जो है वो तय हो पाता है, और किस तरह से जो बैठकों का दौर है वो भी जारी है, किस तरह से मिल रहे हैं, जो कुछ बातचीत हो रही है और जो कुछ स्टेटमेंट्स भी आ रहे हैं, उस पर भी हम आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरह का माहौल वहाँ पर है। देखिए, जहाँ तक फॉर्मूले की बात करें तो इस वक्त एक मुख्यमंत्री और 2 उप मुख्यमंत्री, ये कहीं ना कहीं फॉर्मूला तय होता दिखाई दे रहा है। और कुछ दिन पहले अगर देखा जाए अजित पवार ने इस बात पर मुहर भी लगाई थी। उन्होंने कहा था कि बीजेपी की तरफ से जो है मुख्यमंत्री होंगे तो वही 2 उप मुख्यमंत्री होंगे, एक शिवसेना की तरफ से और एक जो है एनसीपी की तरफ से होगा। हालांकि पिछले कैबिनेट में यही फॉर्मूला हमने देखा था, जहाँ पे एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री थे तो वही देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार उप मुख्यमंत्री थे। तो हम ये कह सकते हैं कि यही फॉर्मूला जो है आने वाले कैबिनेट में या सरकार में हम देख पाएंगे। जहाँ तक सीट शेयरिंग के डिस्ट्रीब्यूशन का अगर हम कहें तो मीडिया में कहा जा रहा है कि तकरीबन 10 से 12 सीटें जो है वो शिवसेना मांग कर रही है। उसमें अगर देखा जाए तो अजित पवार की पार्टी की अगर बात करें एनसीपी की, तो उनमें तकरीबन 8 से 10 सीटों की मांग वो भी कर रहे हैं। तो ऐसे में अब तक ये स्पष्ट नहीं है। हालांकि इसके बारे में जो वरिष्ठ नेता है उन्होंने कोई आंकड़ा अब तक नहीं दिया है कि कितना जो है मिनिस्ट्रियल पद की वो मांग कर रहे हैं। जहाँ तक बात करें मीडिया में ये भी खबरें थी कि गृह मंत्री पद को लेकर टकराव था। हालांकि यह स्पष्ट बात हो चुकी है, मुख्यमंत्री जो कार्यवाहक मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि इस बारे में अब तक कोई चर्चा हुई नहीं है, और एक बार फिर से जो है महायुति के तीनों नेता बैठेंगे और उस बात पर चर्चा करेंगे कि इस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूशन इसका किया जाए। हालांकि इस बीच हम देख पा रहे थे कि कई सारे नाम सामने आ रहे थे। मसलन अगर शिवसेना की बात करें तो शिवसेना की तरफ से जो है उप मुख्यमंत्री पद के लिए जो सांसद है एकनाथ शिंदे, उनके पुत्र जो है श्रीकांत शिंदे, उनका नाम सामने आ रहा था। लेकिन कुछ ही मिनटों पहले एकनाथ शिंदे ने सोशल मीडिया पर यह बात स्पष्ट कर दी कि वो इस रेस में नहीं है। इससे पहले भी उनका नाम जो है अगर देखा जाए जिस वक्त एकनाथ शिंदे बीजेपी के साथ जुड़े थे तो केंद्र में एक मंत्री पद जो मिला था, तो वो कहा जा रहा था कि मंत्री पद जो है वो एकनाथ शिंदे के जो पुत्र है श्रीकांत शिंदे उनको मिलेगा। फिर से 2024 हमने देखा लोकसभा चुनाव के बाद जब शपथ विधि हुआ तो जो मंत्री पद मिलना था शिवसेना के कोटे का, उस बार भी अगर देखा जाए तो श्रीकांत शिंदे का जो है नाम सामने आ रहा था। लेकिन उन्होंने उस वक्त भी कहा था कि पार्टी संगठन पर इस वक्त काम करना है। तो इसलिए कई सारे नाम इस वक्त आ रहे हैं, और इस बार जब उनका नाम सामने आया तो उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि वो इस रेस में नहीं है। जो पार्टी डिसाइड करेगी वो काम वो करेंगे, और पार्टी संगठन पर उनका ज़्यादा जो है ध्यान होगा। तो ऐसे में ये कई सारे कयास लगाए जा रहे हैं, फॉर्मूला किस प्रकार से होंगे और कौन से पद पर कौन सा चेहरा होगा, इस पर हालांकि कोई स्पष्टता नहीं है। लेकिन जहाँ तक बात करें पार्टियों की, खासतौर पर उनके कार्यकर्ताओं की, तो कार्यकर्ता ये कह रहे हैं कि उनके पार्टी का जो नेता है वही मुख्यमंत्री बने। 102 दिन में हालांकि ये भी स्पष्ट हो जाएगा। बिल्कुल सबकी नज़र बनी हुई है, और इसके साथ ही जो कैबिनेट है उसमें किस तरह से प्रतिनिधित्व मिलेगा, इस पर भी चर्चाएं जो हैं लगातार जारी हैं। शिशिरा, आप नज़र बनाए रखिए। फिलहाल शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। और बुलेटिन में फिलहाल लेते हैं एक ब्रेक। आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सबको मजेदार बने। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद,
हम सबकी पसंद, मजबूत देश का मजबूत सरिया मोंगिया स्टील। मुथूट फाइनेंस, इंडिया का नंबर 1 मोस्ट ट्रस्टेड फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। गोल्ड लोन लेने के लिए कॉल करें 1-800-313-1212। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। आगे बढ़ते हैं खबरों में। दिल्ली की तरफ बढ़ रहे किसानों ने महामाया फ्लाईओवर की बैरिकेडिंग हटा दी है और दिल्ली की तरफ बढ़ रहे हैं। दिल्ली नोएडा के चिल्ला बॉर्डर पर बैरिकेडिंग बढ़ा दी गई है। ड्रोन से निगरानी की जा रही है। दिल्ली पुलिस, नोएडा पुलिस के साथ ही रैपिड एक्शन फोर्स के जवान तैनात किए गए हैं। कई रूट्स को डाइवर्ट किया गया है। देखिए हमारे संवाददाता अजीत द्विवेदी की यह खास रिपोर्ट। इस वक्त हम दिल्ली नोएडा की सीमा पर है और ये चिल्ला बॉर्डर है जहां से कि दिल्ली में प्रवेश किया जाता है। आप देख सकते हैं किसान आंदोलन को देखते हुए यहाँ पर बैरिकेडिंग जो है वो यहाँ पर की जा रही है। सीनियर अधिकारी यहाँ पर पुलिस के हैं जो लगातार निर्देश दे रहे हैं और उसके बाद यहाँ पर पूरी देखिए बैरिकेडिंग जो है वो यहाँ पर डिप्लॉय की जा रही है। पुलिस के जवान जो है बड़ी संख्या में यहाँ पर है, साथ ही रैपिड एक्शन फोर्स के जवान आपको दिखाई दे रहे होंगे। अब बैरिकेडिंग को बढ़ाया जा रहा है यहाँ पर और लगातार देखिए कई लेयर की जो है बैरिकेडिंग यहाँ पर की जा रही है और लगातार यहाँ पर सुबह से ही हम देख रहे हैं कि यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम जो है यहाँ पर किए गए हैं। और जिस तरीके से यहाँ पर जो किसान हैं वो महामाया जो ब्रिज है वहां तक पहुंच चुके हैं और उसके बाद जो है यहाँ पर इस तरीके की जो है बैरिकेडिंग जो है वो की जा रही है। पुलिस के जवान यहाँ पर लगातार तैनात हैं। यहाँ पर जो राइट कंट्रोल व्हीकल है वो यहाँ पर सुबह से तैनात किया गया है। यहाँ पर वज्र वाहन तैनात, साथ ही वाटर कैनन जो है वो भी यहाँ पर कई वाटर कैनन यहाँ पर तैनात की गई है। तो लगातार यहाँ पर बैरिकेडिंग आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पुलिस के जवान यहाँ पर कर रहे हैं और पुलिस की कोशिश है कि किसी भी तरीके से किसान जो है वो दिल्ली में प्रवेश ना कर पाए, क्योंकि संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा है और पुलिस नहीं चाहती कि किसी भी तरह की लॉ एंड ऑर्डर की कोई गड़बड़ी जो है वो होने पाए। क्या व्यवस्था की गई है और अभी क्या सिचुएशन है? देखिए, जब हमें इन्फॉर्मेशन मिली कि ये इस तरीके से प्रोटेस्ट होगा तो हमने अपनी पुख्ता जो है तैयारी, हमारे जो मेजर बॉर्डर्स हैं खास करके जो ये ऐसे चिल्ला बॉर्डर है, DND है, वहां पर हमने करी है। हर तरीके से हम सक्षम हैं कि हम उनको रोक पाएंगे। एडिशनल कमिश्नर ऑफ दिल्ली पुलिस SS कालसी, जिनका कहना है कि तैयारियां पूरी हैं, सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और दिल्ली पुलिस लगातार यूपी पुलिस के साथ कोऑर्डिनेशन में है और किसी भी तरह की कोई भी कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ने नहीं दी जाएगी। कैमरामैन सुमित के साथ अजीत द्विवेदी, DD न्यूज, दिल्ली नोएडा बॉर्डर। दिव्यांगजनों के अदम्य साहस और असीम प्रतिभा को केंद्र सरकार द्वारा प्रोत्साहित किया जा रहा है। केंद्र सरकार द्वारा 3 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस पर दिव्यांगजन सशक्तिकरण के लिए वर्ष 2024 का राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। ये पुरस्कार दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण में उनकी उल्लेखनीय योगदान और उपलब्धियों के लिए 33 उत्कृष्ट व्यक्तियों, संस्थानों, संगठनों, राज्यों और जिलों को सम्मानित किया जाएगा। राष्ट्रीय पुरस्कार मिलने पर प्रियंका दीपक तबड़े ने अपनी खुशी जाहिर की। 2024 के लिए नेशनल सर्वश्रेष्ठ दिव्यांग का अवार्ड मिला, ये मेरे लिए बहुत बहुत स्पेशल और प्राउड की बात है। मैंने जितना मेहनत किया, जितना ऊपर देखा, वो मुझे हासिल किया मैंने। राष्ट्रीय पुरस्कार मिलने पर VK राजपूत ने बताया कि इस पुरस्कार मिलने से उन्हें बहुत प्रोत्साहन मिला है। मेरे कुल 154 केसेस से दूसरे साल मुझे काफ़ी समय मिला तो हमने फिर उसके केस की संख्या हो गई 408 हो गई थी और इस साल में 3rd ईयर में हमने 509 जितने केस किए हैं, बहुत सारे प्रोसेस में भी हैं। दिव्यांगजनों को प्रश्नों का निराकरण आने से उनका बड़ा उत्साह बढ़ा है, उनको एक आशा का संचार हुआ है कि यहाँ सुनवाई होती है और जल्दी निर्णय भी आता है। तो दिव्यांगजनों की तरफ से बहुत अच्छा उसको प्रतिशत मिला है। वहीं दिनेश महाजन ने बताया कि वो अपने रेडियो के जरिए दिव्यांगजनों से संबंधित हर जानकारी हर जगह पहुंचाना चाहते हैं। हर उस व्यक्ति तक जानकारी को पहुंचाना है जहां तक जानकारी अभी तक नहीं पहुंची है, चाहे वो गवर्नमेंट स्कीम्स हो, चाहे डिसेबिलिटी राइट्स हो, चाहे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज हो, या किसी भी तरह की जानकारी जो पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज के लिए इंपॉर्टेंट है, हमने सोच लिया था कि वो लोगों तक पहुंचानी है। इस तरह 2014 में
मैंने और मेरे दोस्तों ने मिलकर रेडियो उड़ान को शुरू किया। टीवी के प्रसिद्ध कार्यक्रम कौन बनेगा करोड़पति 2021 में 7 करोड़ रुपए जीतने वाली हिमानी बुंदेला ने राष्ट्रीय पुरस्कार मिलने पर खुशी जाहिर की और बताया कि परामर्श केंद्र के माध्यम से उन्होंने काफी दिव्यांगजनों की मदद की है। बहुत सारे कैंप हम लोगों ने आयोजित किए, साथ ही मुझे जितनी भी छुट्टी मिलती थी, सेकंड सैटरडे, संडे या कुछ गवर्नमेंट जो हॉलीडेज होते थे, सब मैंने उसमें यूटिलाइज किया और उसका आउटकम ये रहा, हमने 75 न्याय पंचायत लेवल पर जाकर इंटीग्रेटेड कैंप ऑर्गेनाइज किए जो कि आगरा के लिए हिस्टोरिक कैंप थे। इस बीच हम लोगों ने 5000 दिव्यांग बच्चों के पेरेंट्स का काउंसलिंग किया और यूनिसेफ का हमको पूरा सपोर्ट मिला। साथ ही हमारी अटेंडेंस जो 59% थी, अब वो हमारी 79% जा चुकी थी। संजय कुमार सिन्हा ने बताया कि वो कई सालों से मानसिक तौर पर पीड़ितों की न्यायपालिका के जरिए मदद करते हैं। मानसिक विक्षिप्तों की सेवा करता आ रहा हूं, जो कि कई वर्षों से अपने निवास पर, अपने घर पर जंजीरों से बंधे रहते हैं। मैं उनके पास जाकर और रेस्क्यू ऑपरेशन करके कार्यपालिका और न्यायपालिका के सहयोग से ऐसे मानसिक विक्षिप्तों को संबंधित प्रदेश के मानसिक आरोग्यशाला में पहुंचाने का प्रयास करता हूं। देश के सार्वजनिक प्रसारक प्रसार भारती ने OTT प्लेटफॉर्म के क्षेत्र में कदम रखते हुए हाल ही में वेव्स की शुरुआत की है। ये डिजिटल मीडिया और OTT दर्शकों को एक संपूर्ण इंफोटेनमेंट इकोसिस्टम देता है। अगर आपको भी चाहिए फ्री में शानदार कंटेंट तो आज ही डाउनलोड करें। QR कोड के जरिए भी वेव्स ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।